हेलो बच्चों, आज बच्चों पढ़ेंगे हम अपने इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज का आता है। चैप्टर नंबर 2 का जो यूनिट नंबर 1 है जिसमें हम डिमांड और इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपको लगभग 8 से 10 नंबर का मिल सकता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले इसमें हमारा फोकस रहता है डिमांड पर। तो शुरू करते हैं कि डिमांड क्या होता है। तो जो चीज़ें मैंने क्लास में आपको बताई थी वो सारी चीज़ें आपके साथ दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि डिमांड के अंदर 3 मेन चीज़ें कवर की जाती हैं। यानी कि डिमांड की डेफिनेशन में होता है एक डिज़ायर कि हम कुछ चाहते हैं, दूसरा होता है एबिलिटी टू पे कि आप उसको खरीद सकते हो, और तीसरा होता है विलिंगनेस टू पे यानी कि आप उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों कीवर्ड्स मिलते हैं तब हम कहते हैं कि ये डिमांड है। यानी कि आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास डिज़ायर भी होनी चाहिए और आप विलिंग भी हो उसको खरीदने के लिए, तब हम इसको बोल सकते हैं डिमांड। अच्छा, अब मैंने इसका एक एग्जांपल आपको लेकर ऐसे समझाया था। मान लेते हैं 10 रुपये का प्राइस है और मैंने पूछा कितने लोग पेन खरीदना चाहते हैं। तो 50 लोगों ने कहा हम पेन खरीदना चाहते हैं। अब जैसे ही मैं पेन का प्राइस 20 रुपये कर देता हूँ तो फिर लोग कहेंगे कि अब हम सिर्फ 40 पेन ही खरीदना चाहते हैं। और अगर मैं पेन का प्राइस और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, लेट से 30 रुपये, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब हम पेन नहीं खरीदेंगे, तो सिर्फ 20 लोग ही पेन खरीदना चाहते हैं। तो हमने इससे ये देखा था कि बेसिकली अलग अलग प्राइजेस पर जो हम अलग अलग डिमांड करते हैं इसको बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि 10 रुपये के प्राइस पर 50 लोग पेन खरीदना चाहते हैं, या 20 रुपये के प्राइस पर 40 लोग पेन खरीदना चाहते हैं, या 30 रुपये के प्राइस पर सिर्फ 20 लोग पेन खरीदना चाहते हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, लेकिन जो ये अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड ये कर रहे हैं लोग, इसको टोटलिटी में, इस पूरे मतलब टेबल को टोटलिटी में हम बोलते हैं डिमांड। तो आपको इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि डिमांड एक अलग चीज़ होती है और क्वांटिटी डिमांडेड एक अलग चीज़ होती है। बाकी इसमें एमसीक्यू में एक छोटा क्वेश्चन पूछ लगता है, वो दिखा देता हूँ दोबारा से कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या कॉन्सेप्ट है। तो हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये है डिमांड और ये है क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों में फ़र्क आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा इसमें एक मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमारे ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करे थे। पहला फैक्टर था प्राइस। प्राइस आपको सिंपल पता ही है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। तो इसका मतलब एक इन्वर्स रिलेशन है, और प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करेगा। इसी तरह दूसरा फैक्टर होता है, अच्छा पहले ये रिलेशन आप देख सकते हैं कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम, या प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा, यानी कि इन्वर्स रिलेशन कहा जा सकता है। दूसरा फैक्टर होता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदने की बात करते हैं उसके कुछ रिलेटेड गुड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करें एक कार खरीदने की बात, अब कार का अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें कार खरीदनी है, तो कार के लिए 2 तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं। एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स, कि भाई मान लो मैं कार खरीदना चाहता हूँ तो उस कार के कुछ दूसरे सब्सटीट्यूट्स भी होंगे, यानी कि मैं अपनी कार जो खरीदना चाहता हूँ उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि मेरे को जो गाड़ी खरीदनी है उस गाड़ी को यूज़ करने के लिए मुझे कुछ और ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पेट्रोल, डीजल। तो अब ये चीज़ें भी हमारे देखो डिमांड को कैसे अफेक्ट करेंगी। जैसे अगर मैं पहले बात करूँ सब्सटीट्यूट गुड्स का, तो जैसे ही लेट से जो सब्सटीट्यूट गुड है उसका प्राइस अगर बढ़ता है, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे लोग या मेरे जैसे लोग भी सोचेंगे कि यार वो गुड तो महंगा है, अब मैं वो नहीं खरीदता, तो मैं क्यों ना अपनी ये नीली वाली गाड़ी ही खरीद लूँ, ये मेरे को सस्ती मिल जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन होता है सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस का और हमारे गुड की डिमांड का। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन, है ना, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पेट्रोल, मान लेते हैं पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हो गए या डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो हम सोचेंगे कि अब हमारी गाड़ी चलाना बहुत महंगा होगा, तो छोड़ो यार ये गाड़ी मैं नहीं खरीदता। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे गुड की डिमांड कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली ये रिलेटेड गुड्स भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
अच्छा जी, तीसरे फैक्टर होते हैं जो हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ग्राहक की इनकम, आपकी इनकम। तो इसमें हमने 3 कैटेगरी के गुड्स जरा डिवाइड करने के लिए, समझने के लिए कर रखे हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, एक को बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, एक को हमने नाम दे दिया नेसेसरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स को अगर पहले समझाऊं तो नॉर्मल गुड्स का मतलब है जो बेसिकली हम सबको चाहिए नॉर्मली। इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो थोड़ा सा चीप क्वालिटी के होते हैं। जब हमारी इनकम लेवल्स कम होते हैं तब हम वो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को जनरली खरीदते हैं। और नेसेसरी गुड्स वो होते हैं जो हमें खरीदने ही हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर इनकम, जो बेसिक नेसेसिटी है। जैसे लेट्स से सॉल्ट, तो सॉल्ट सबको खरीदना है चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा। तो अब देखो ये कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। लेट्स से कि हमारी इनकम बढ़ी, हमारी इनकम लेवल बढ़े। तो जब हमारी इनकम लेवल बढ़ते हैं तो आप शूज़ ज़्यादा खरीदोगे, क्लोथ ज़्यादा खरीदोगे, नॉर्मल गुड्स जो हैं उनकी डिमांड ज़्यादा करोगे। लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स हैं, जो चीप क्वालिटी के गुड्स हैं, आप उनकी डिमांड कम कर दोगे, क्योंकि अब आपको लगता है कि मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैं चीप क्वालिटी का सामान क्यों खरीदूँ। लेकिन जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड पर कोई चेंज नहीं आता। अब आपको सॉल्ट खरीदना है तो खरीदोगे, सॉल्ट खाना है तो लोगे। तो तीनों गुड्स जो हैं वो अलग तरह से बिहेव करते हैं इनकम के बढ़ने पर, ये हमें पता होना चाहिए। और वो बिहेवियर क्या है? नॉर्मल गुड्स जो हैं वो डायरेक्ट रिलेशन होल्ड करते हैं, या आप कह सकते हो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो इन्वर्स रिलेशन दिखाते हैं, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम, या इनकम कम तो डिमांड ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन यानी नेगेटिव इनकम इफेक्ट। लेकिन नेसेसरी गुड्स जो होते हैं उनकी डिमांड पे कोई भी चेंज नहीं पड़ता, इनकम बढ़े या घटे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद चौथे फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं वो होते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वेरी सिंपल, आपको अगर कोई चीज़ पसंद है, किसी का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, कोई चीज़ आपको कम अच्छी लगती है, अनफेवरेबल टेस्ट लगता है तो आप उसकी डिमांड को कम करोगे। लेकिन इसमें 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कैसे काम करता है? लेट्स से कि आपने देखा कि यार सामने वाले के पास कोई प्रोडक्ट है, तो आपका अपने पड़ोसी को देख के आपका भी मन करेगा यार ये वाली साड़ी तो मैं भी खरीदूंगा कि बड़ी अच्छी लग रही है। या कोई भी प्रोडक्ट आप अपने पड़ोसी का देख के प्रभावित होते हो तो आप भी खरीदने का आपका मन करता है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दूसरा होता है बैंड वैगन इफेक्ट। जब आप देखते हो यार ये तो हम पूरे मोहल्ले में ही सारे लोग ये चीज़ खरीद रहे हैं, तो अब आपका भी मन करेगा यार तो ये सारे लोग ये वाला फ़ोन लेके घूम रहे हैं तो मैं भी यही वाला फ़ोन खरीदूंगा, सबके पास आईफोन है तो मेरे को भी आईफोन ही खरीदना है। तो इसको बोल देते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। लेकिन इसका जो काउंटर होता है वो होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का मतलब होता है कि इसमें लोग उल्टा सोचते हैं। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार ये तो सब जने एक ही बाइक चला रहे हैं, सबके पास KTM बाइक है, तो ये वाला आदमी सोचता है, ये वाला आदमी कि मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये डिमांड को कम करने वाला इफेक्ट होता है स्नॉब इफेक्ट, यानी कि जो सब कर रहे हैं हम वो नहीं करेंगे, हम भीड़ से अलग हैं, तो इस बात को बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। और एक और होता है वेबलन इफेक्ट, जो बेसिकली बहुत ही लग्जरियस गुड्स के ऊपर चल रहा होता है कि यार ये चीज़ बहुत महंगी हो गई है, तो जो अमीर लोग होते हैं उनको वो आकर्षक लगती है कि ये बहुत महंगी हो गई, अब हम इसको खरीदेंगे। तो जैसे वो एक बहुत ही आप देख रहे हो एक्सपेंसिव बैग रखा हुआ है, तो अब वो उसको खरीदना चाहती हैं लेडी, क्योंकि अब उनको वो बैग बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्सपेंसिव हो गया, तो उसको वेबलन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये 4 तरह के इफेक्ट इसके अंदर कवर किए जाते हैं। अच्छा जी, बाकी कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सिर्फ आप देख लेना, ज़्यादा बड़े नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कई बार फ्यूचर में बढ़ने का होता है तो अभी डिमांड कम रहती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन भी कई बार डिमांड को कम ज़्यादा करता है कि भाई बूढ़ों की फैक्ट्री, बूढ़ों की कॉलोनी के पास कोई खिलौने की दुकान अगर होगी तो वो कम चलेगी, या नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी डिमांड को प्रभावित कर देता है। तो ये सब कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद डिमांड फंक्शन, वो बहुत सिंपल है, वो आपके फैक्टर से ही डिराइव करके बना दिया। भाई QX मतलब क्वांटिटी, वो डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पर, PX पर, PR पर, Y पर, T पर, O पर। PX मतलब प्राइस, PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y मतलब इनकम, T मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, O मतलब अदर फैक्टर्स, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं। तो बेसिकली इस पूरे मैथमेटिकल फंक्शन को डिमांड फंक्शन हम कह देते हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं डिमांड कर्व की या डिमांड शेड्यूल की। वेरी सिंपल, डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल क्या है? ये टैबुलर प्रेजेंटेशन है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे क्वांटिटी बढ़ रही है। डिमांड कर्व की बात करूं तो एक सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, या प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि इन्वर्स रिलेशन शो करता है। तो ये हो गया डिमांड कर्व, सिंपल सी कहानी है। इसके बाद बात करें लॉ ऑफ डिमांड की।
लॉ ऑफ डिमांड में बच्चों सिंपल सी बात कही हमारे मार्शल साहब ने कि बाकी सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रख दूं मैं तो प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी डिमांड हमारी कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो इस चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट है, कमेंट कर दो नीचे। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि इसमें क्वांटिटी की बात नहीं होती, इसमें सिर्फ रिलेशन बता रहे हैं कि भाई इन्वर्स रिलेशन है, तो इसीलिए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। बाकी स्टेटमेंट क्या है, वो बहुत सिंपल है कि भैया देखो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर दिए वो हरे कलर में, तो जब हम बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट कर देते हैं तो उसको कहते हैं सेटरस पेरिबस, वो नीचे लिखा है वहाँ पे। बाकी प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है, इस बात को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड है खाली इतना हिस्सा, वो है एक तरह से अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि अदर फैक्टर्स जो हैं उन्हें हमें चेंज नहीं करना, उन्हें हमें कांस्टेंट रखना है। इसी तरह मार्केट डिमांड होती है, उसमें इंडिविजुअल डिमांड्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गया। और ये मार्केट डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो आप देख रहे हो, और मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा डॉटेड लाइन में आगे की तरफ होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मार्केट डिमांड कर्व है, जो डॉटेड लाइन वाला आप देख रहे हो, वो थोड़ा सा फ्लैटर होता है। फ्लैटर मतलब आप देखोगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की अपेक्षा में वो थोड़ा सा लेटा हुआ होगा, हल्का सा फ्लैटर होता है। तो ये उसकी वैसे प्रॉपर्टी होती है। बाकी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल डिमांड सारी जुड़ जाती है, तो इसीलिए जो मार्केट डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। तो ये बात बस पता होनी चाहिए, है ना। बाकी इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी होता है, छोटा सा पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मतलब है कि कर्वी लीनियर नहीं होगा, कर्व नहीं बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा। तो उसमें दो मैथमेटिकल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इनफैक्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अच्छा पता होना चाहिए कि भाई एक अगर बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, बिल्कुल सटीक सीधा नीचे जाता हुआ, तो उसके स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया, लेट से प्राइस आपका चेंज हुआ 2 रुपये, पहले था 8, कम होके हो गया 6, 2 रुपये, तो मतलब कम होने को इसलिए माइनस बोल दिया, -2। तो क्वांटिटी जो है वो आपकी 10 यूनिट से बढ़ के हो गई 20 यूनिट, तो क्वांटिटी में चेंज हुआ +10। तो अगर हमें स्लोप फाइंड करना होगा तो स्लोप का आंसर हो गया -2 डिवाइड बाय +10, यानी 0.2 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव हमेशा होगा, क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ऑब्वियसली एक फिगर तो माइनस होगी ही होगी। तो इसीलिए डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, या आप इसको बोलते हो नेगेटिवली स्लोप्ड। और इसका फॉर्मूला होता है, दोबारा बोल दो अपने मुंह से, चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q, मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसकी इक्वेशन एक सिंपल होती है, Q इज इक्वल टू A माइनस BP। A का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, B का मतलब होता है स्लोप, P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी। तो स्लोप आपने देख ही लिया, जो फॉर्मूला अभी बताया था उसको स्लोप बोल देते हैं। और A मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है, जो आप छोटे से डायग्राम पर अगर आप देखो तो ओरिजिन से लेकर जो डिमांड कर्व टच हो रहा है, मान लो, या y एक्सिस पर जो वो पॉइंट पर टच हो रहा है, यानी 4 लेवल पर, तो उतने एरिया को या उतने मतलब वैल्यू को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू में बस आपसे पूछ सकता है, एप्लीकेशन नहीं आएगी, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, एमसीक्यू के अंदर इसमें क्वेश्चंस पूछ लेता है, और हमें सारे की पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, या क्यों प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, इसके रीज़न्स हमें पता होने चाहिए। तो पहला रीज़न है, मार्शल ने बोला बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्शल का कहना था जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होती है, और जब यूटिलिटी कम होती है तो आप उसका प्राइस भी कम पे करना चाहते हो। तो एक इन्वर्स रिलेशन क्रिएट हो गया कि क्वांटिटी के बढ़ने पर आप प्राइस कम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट कर रही है। तो ऐसा मार्शल साहब का कहना था। तो ये हो गया रीज़न 1, है ना। तो वही आपको यहाँ पे डायग्राम पर दिखाया है कि समोसे बढ़ते जा रहे हैं तो उसका सेटिस्फैक्शन जो है मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड कॉलम में वो कम होती जा रही है, इसीलिए जो आप प्राइस देना चाहते हो वो भी कम होती जाती है। तो क्वांटिटी के बढ़ने पर यूटिलिटी कम तो प्राइस भी कम, तो इन्वर्स रिलेशन क्रिएट हो गया। अच्छा, दूसरा J.R. हिक्स और एलन भाई जो दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट, यानी कि जिसमें 2 इफेक्ट्स काम करते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। इसकी सारी कहानी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बातें थी। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई अगर मान लो टी का प्राइस बढ़ गया,
10 रुपये की चाय अब 20 रुपये की हो गई, तो सारे लोग या बहुत सारे लोग अब उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे कॉफ़ी से। हम भी सोचेंगे यार अब कॉफ़ी पियेंगे, टी छोड़ो, तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि अगर टी महंगी हुई तो लोग उसके सब्सटीट्यूट को प्रेफर करेंगे और इस वजह से टी की डिमांड कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो आपने समझ लिया कि भाई लोग टी की बजाय कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और जे.आर. हिक्स का कहना था इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है कि अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कॉफ़ी पर शिफ्ट करेंगे और क्वांटिटी टी की कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि लेट से अगर टी का प्राइस कम हो गया, तो प्राइस कम होने को जे.आर. हिक्स का मानना था कि आपकी एक तरह से रियल इनकम बढ़ गई, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, और जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो आप प्रोडक्ट भी ज़्यादा खरीदते हो। तो ये हो गया इनकम इफेक्ट, है ना। अब इसमें एक बड़ा ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ होती है कि जैसे मान लो जब प्राइस कम हुआ तो पीपल सब्सटीट्यूट करते हैं किसी भी सब्सटीट्यूट को सस्ते प्रोडक्ट की तरफ और ज़्यादा यूनिट्स खरीद लेते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया, है ना। तो जैसे यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाने की कोशिश की गई है, वो दोबारा समझा देता हूँ कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो महंगा हुआ तो लोग उसका सब्सटीट्यूट खरीद लेंगे। लेकिन जो इनकम इफेक्ट होता है ना, वो बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि अगर नॉर्मल गुड है तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, लेकिन अगर इन्फीरियर गुड है तो देखो वहाँ पर उल्टा होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप इन्फीरियर गुड को कम खरीदोगे। तो इसीलिए अब इनकम इफेक्ट जो है उसके अंदर दो केसेस बन सकते हैं, एक नॉर्मल गुड वाला भी और एक इन्फीरियर गुड वाला भी। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में ऐसा कोई केस नहीं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो सबके लिए पॉजिटिव है, भैया महंगा होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, है ना। तो अब देखो नॉर्मल गुड के केस में होता क्या है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ देख पाओ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव ही रहता है ना नॉर्मल गुड के केस में, और इनकम इफेक्ट जो है वो भी पॉजिटिव रहता है। तो इसीलिए प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इन्फीरियर गुड के केस में आप देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो चलो पॉजिटिव रहता है जो है, लेकिन इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है, वो डिमांड को कम करता है। तो इन्फीरियर गुड के केस में बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो डिमांड बढ़ाने की तरफ ले जा रहा है, लेकिन इनकम इफेक्ट डिमांड कम करने की तरफ ले जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा वो डिपेंड करता है कि किसकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक कॉन्ट्रास्ट हमें पता होना चाहिए बस। बाकी पॉइंट सिंपल है, प्राइस इफेक्ट जिसके अंदर दो इफेक्ट्स होते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है बस। बाकी कुछ और भी रीजंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। एक है अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, यानी कि जब प्राइस कम होता है तो नए ग्राहक आ जाते हैं बाज़ार में और जिस वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। या डिफरेंट यूजेस, कुछ कमोडिटीज़ के बहुत सारे यूजेस होते हैं जैसे मिल्क या इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका दाम जब बढ़ता है तो लोग उसके यूजेस कम कर देते हैं, तो फिर डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये भी मतलब कुछ अदर रीजंस थे। अच्छा, फिर हमने कवर करा था एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था एक्सेप्शंस का ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि कौन सी चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, है ना। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहले थे हमारे कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, जिनको स्नॉब गुड या वेबलन गुड भी बोल सकते हैं। ये होते हैं बेसिकली बहुत ही एक्सपेंसिव वाले गुड्स, डायमंड। इनका जब प्राइस बढ़ता है तब इनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोगों को लगता है अब हम खरीदेंगे, उससे पहले इसको नहीं खरीदते, तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। अच्छा, दूसरे होते हैं गिफन गुड्स। ये कहानी थी, स्कॉटिश एक इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफन, जो वहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखी, एक थ्योरी देखी कि भाई हमारी इकोनॉमी में एक दौरान ऐसा टाइम आया कि मीट और ब्रेड दो चीज़ें बनती थी। अब मीट और ब्रेड दो चीज़ें जो बनती थी, उस समय उन्होंने देखा कि भाई ब्रेड क्योंकि लोग पुअर लोग खरीदते थे और मीट तो अमीर लोग खरीदते थे, लेकिन ब्रेड जो है उसके दाम बढ़ भी रहे हैं, महंगी भी हो रही है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड नहीं कम हो रही, डिमांड फिर भी बढ़े जा रही है। रीज़न ये था क्योंकि उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, और जो दूसरा ऑल्टरनेटिव था मीट, वो तो बहुत महंगा था। तो यहाँ से सर रॉबर्ट गिफन को लगा ये तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही नहीं हो रहा, कि भाई ब्रेड का दाम भी बढ़ रहा है और फिर भी ब्रेड की डिमांड बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो वो तब से उस थ्योरी को, मतलब उस तरह के गुड्स को नाम दे दिया गिफन गुड्स, जो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो ये एक कुछ कहानी थी गिफन की, है ना। अच्छा, इसी तरह तीसरी होती हैं कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज़। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज़ मतलब जैसे आज के ज़माने में मोबाइल, टीवी, एसी, ये सब ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी और भी कुछ अदर रीज़न और भी कुछ अदर एक्सेप्शंस होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, जैसे फ्यूचर राइज इन प्राइस। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आप अभी डिमांड कम करोगे, तो आपको लगता है कि भाई भविष्य में तो ये और बढ़ेगा,
तो आप अगर अभी थोड़े थोड़े प्राइस बढ़ भी रहे होते हैं तब भी शायद ज़्यादा खरीद लेते हो ये सोच के कि फ्यूचर में तो और महंगा हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। या इर्रेशनल बिहेवियर, कई बार स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखते हो कि एक इर्रेशनल बिहेवियर होता है कि जो चीज़ जिसका प्राइस कम हो रहा है लोग उसको नहीं खरीद रहे, या जिसका प्राइस बढ़ रहा है फिर भी ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि लोग इर्रेशनल हैं। या स्पेकुलेटिव गुड्स के अंदर भी आप देखते हो ऐसा हो सकता है, बिटकॉइन या कोई भी इस तरह का जहाँ पे स्पेकुलेशन चल रही हो, या इमरजेंसी गुड्स, मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन का प्राइस कम हो ज़्यादा हो आप फिर भी उतनी खरीदते हो जितनी आपको चाहिए। तो इन चीज़ों में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, तो बस आपको लिस्ट पता होनी चाहिए मेनली। अच्छा, उसके बाद डिमांड के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक को हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। लेकिन पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको बता देता हूँ, जिसमें हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना होता है। अब ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है क्या, तो कहाँ से शुरू हो वो समझाता हूँ। देखो, क्वांटिटी जो थी वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है ना, जो यहाँ हमने डिमांड फंक्शन बनाया था, PX से, PR से, Y से, T से, O से। लेकिन जब प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है तब हम कहते हैं या तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड अगर बढ़ रही है तो एक्सपेंशन, घट रही है तो कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर दूसरे फैक्टर्स की वजह से, जो हरे कलर में आप उधर देख रहे हो, PR, Y, T, O, उन फैक्टर्स की वजह से अगर क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है और फिर वो बढ़ रही है तो हम कहते हैं इंक्रीज, घट रही है तो कहते हैं डिक्रीज। तो ये एक मूल डिफरेंस होता है डिमांड के परिवर्तन का। अब ऑब्वियसली इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, वो तो खैर बहुत सिंपल है। ये होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से और वो होते हैं अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, है ना। इसके चेंज में हम कहते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और उसके चेंज में हम कहते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। बाकी डायग्राम की बात करूं तो एक्सपेंशन का मतलब है इसमें हम A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्वांटिटी हमारी देखो बढ़ गई है, रीज़न होता है प्राइस कम होना। लेकिन अगर मैं उधर कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो उसमें हम A पॉइंट से B पॉइंट पर पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्वांटिटी कम हो रही है और रीज़न होता है प्राइस का बढ़ना। तो डायग्राम सिंपल है, आप जस्ट एक बार देख लेना। इसी तरह अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करूं तो जब डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है, ये वाला केस, तो ये है इंक्रीज़ इन डिमांड। इसमें सप्लाई कर्व बना हुआ है, आप चाहे इग्नोर कर देना, लेकिन इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस जो होता है वो सेम रहता है, प्राइस चेंज नहीं होता। और इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं जिसमें डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व को आप इग्नोर कर देना, तो बस मुद्दा ये है कि क्वांटिटी कम हो रही है। और शिफ्ट क्यों होता है कोई भी डिमांड कर्व राइट में या लेफ्ट में, वो उन रीजंस की वजह से जो कोने में लिखा है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस या सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस, या इनकम चेंज हो गई या टेस्ट चेंज हो गया, यानी कि कोई भी अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है ना। तो यहाँ पर हालांकि रीजंस लिखे हुए हैं, ये सारे रीज़न आप चाहो तो अपने नोट्स में भी चेक कर सकते हो। ये सब राइट शिफ्ट होने के रीजंस हैं और दूसरी तरफ डिमांड के लेफ्ट शिफ्ट होने के रीजंस हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज त्रिपाठी, और मैंने अपनी जर्नी पराग सर के साथ स्टार्ट कर दी थी 11 से। मुझे किसी ने बताया था कि पराग सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो फिर मैंने उनके बारे में सर्च किया, फिर मैंने यूट्यूब पे पढ़ना चालू किया, और उस टाइम से और आज तक CA इंटर तक मैंने सिर्फ पराग सर से अकाउंट्स पढ़ी है। पराग सर जो भी बताते हैं बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं कि क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कैसे होना चाहिए। और जब भी डिमोटिवेट होता था पराग सर मुझे मोटिवेट करते थे कि आप अकाउंट्स में अच्छे हो, आप कर सकते हो, आप जब कुछ जो चाहे वो कर सकते हो, पर आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और बाकी जो RKG इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, जैसे अंकुर सर भी हमें टैक्स और लॉ, टैक्स पढ़ाते थे इंटर में और लॉ पढ़ाते थे फाउंडेशन के अंदर। वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, जो हमारे माइंड में बैठ जाता था। और बाकी अली सर तो FM और क्या नाम है कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और PP सर तो लॉ अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा RKG इंस्टीट्यूट के साथ जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छा रहा, और मैंने अपना CA इंटर और CA फाइनल और CA इंटर और CA फाउंडेशन बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है। मैं सबको ये कहूँगा कि मैं दिल्ली से आता था RKG इंस्टीट्यूट के लिए, जहाँ सब लोग नोएडा आना नहीं चाहते थे CA के सर के पास। मैं नोएडा आया लक्ष्मी नगर छोड़ के, जहाँ पे पूरा CA का हब बना हुआ है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक तरह से इस यूनिट का आपने एक पोर्शन तो ख़त्म कर लिया है डिमांड का। अब हम ये देखेंगे कि डिमांड को कैसे प्राइस के चेंज होने पर या किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने पर हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना चेंज हुआ। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। सबसे पहले तो ये कि डिमांड चेंज होता है
किन की वजहों से, तो यहाँ पर 4 चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर बताई गई हैं। पहला चेंज इन प्राइस, दूसरा चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तीसरा चेंज इन इनकम, या चौथा चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट पर एक्सपेंडिचर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हैं, तो फिर उसकी डिमांड भी बदलेगी या चेंज हो जाएगी। तो इन चारों वेरिएबल्स की वजह से हमारे डिमांड में परिवर्तन होता है। अब इन्हीं के हिसाब से इनके फॉर्मूले और इनका नाम बन गया। कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन जब मैं क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करता हूँ तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी डिनोमिनेटर बदल जाएगा। इसी तरह जब मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात करता हूँ तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बदल जाएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम। और अगर मैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, यानी कि कोई भी इलास्टिसिटी आपको मेजर करनी हो तो न्यूमरेटर में आपको लिखना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन जो भी वेरिएबल है अकॉर्डिंगली। तो अलग अलग प्रकार की इलास्टिसिटी हो सकती है। अच्छा, इलास्टिसिटी में बच्चों हमारी 5 डिग्रीज होती हैं। चाहे कोई भी इलास्टिसिटी हो, इसमें 5 डिग्रीज मानी जाती हैं। कौन कौन सी, देखो। पहली होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि हमारा प्राइस लेवल चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कि इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर होती है इन्फिनिटी। तो यही बात आपको दे रखी है सिंबल में, और लास्ट में आपको डायग्राम भी दे रखा है। जो डायग्राम होता है वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सारी बातें एमसीक्यू में आपको ध्यान रखनी है, पूछ सकते हैं। इसी तरह दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है कि यहाँ पर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। आपका डिमांड कर्व आप देखोगे तो बिल्कुल पैरेलल है टू वाई एक्सिस। तो इसका सिंबल होता है, इसकी वैल्यू होती है ED इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं। ये दोनों केसेस जो हैं ये कहीं ना कहीं थोड़े से हाइपोथेटिकल माने जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये कम देखने को मिलता है। लेकिन आगे के केसेस, आगे की डिग्रीज प्रैक्टिकल हैं। जैसे तीसरा इलास्टिक डिमांड, यानी कि हमारा डिमांड कर्व होगा तो डाउनवर्ड लेकिन थोड़ा सा फ्लैटर होगा, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी में जो चेंज है वो ज़्यादा होता है और प्राइस में चेंज कम होता है। तो इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है मोर देन 1। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दूं, यानी कि इनइलास्टिक, तो इनइलास्टिक का मतलब है कि हमारे क्वांटिटी में चेंज कम होगा, प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा, यानी हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड तो है लेकिन स्टीपर बनता है, और इसमें हमारी वैल्यू होती है ED लेस देन 1। तो ये हो गई 4 डिग्रीज। और 5वीं डिग्री होती है जिसमें हमारा क्वांटिटी और प्राइस दोनों का चेंज बिल्कुल बराबर होता है। ED की वैल्यू होती है 1। इसको यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, या अगर डिमांड कर्व की शेप पूछेगा तो डिमांड कर्व होता है इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कमेंट कर दो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। इसके बाद देखो जी, हमने मेथड्स पढ़े थे प्राइस इलास्टिसिटी के अलग अलग, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी तो एक ही सेम फॉर्मूले से सॉल्व होती हैं, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी में अलग अलग तरीके होते हैं। अब क्या क्या हैं वो तरीके। नंबर 1, पहला तो है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी एक डायरेक्ट मेथड है, मैथमेटिकल बेस्ड फॉर्मूला है इसका, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। तो आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर आपको नजर आएगा, P0 का मतलब है ओल्ड प्राइस, Q0 का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी, P1 का मतलब है न्यू प्राइस और Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी। तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो ये आंसर नेगेटिव ही आएगा। अच्छा जी, तो इसके स्टेप्स भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। Q1 माइनस Q0 को हम डेल्टा Q कह सकते हैं, P1 माइनस P0 को डेल्टा P कह सकते हैं। बाकी इसका एक स्पेशल फॉर्मूला भी बन सकता है, जो नीचे वाला स्पेशली याद रखना है आपको, वो है 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P0 अपॉन Q0, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला हमने पहले लिख रखा था। जो स्लोप का फॉर्मूला था डिमांड कर्व के वो था डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, तो उसी रिप्लेसमेंट को हम यहाँ पर हमने यूज़ करा है। उसके बाद दूसरा होता है जी ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन कम आती है लेकिन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, एक डिमांड कर्व लीनियर होता है जैसा आप देख रहे हो। अब इसमें ये 5 पॉइंट्स पर हम यहाँ पर इलास्टिसिटी मेजर करते हैं।
पहला पॉइंट है सबसे ऊपर, जहाँ आप देख रहे हो लिखा है A, उसके बाद उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर सबसे नीचे लिखा है B। तो इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू भी लगातार कम होती रहती है, यानी कि A पॉइंट पर इलास्टिसिटी होती है इन्फिनिटी, फिर मोर देन 1, जो बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट है वहाँ पर होती है इक्वल टू 1, फिर उससे नीचे लेस देन 1, और सबसे लास्ट में जहाँ B पॉइंट लिखा है वहाँ पर होती है 0। तो ये इसमें खूबसूरती है, 5 डिग्रियाँ 5 पॉइंट्स ज्योमेट्रिक मेथड। लेकिन हाँ, इनको निकालने के लिए एक ऑप्शन में अगर दे दें MCQ में कि क्या फॉर्मूला है, तो हम कहते हैं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आ रहा है वो उल्टा लिखा हुआ है, तो उसको आप इग्नोर कर देना। एक्चुअल फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो स्क्रीन वाले को इग्नोर करना है, सही बोलो जी, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो स्क्रीन वाला इग्नोर कर देना, उल्टा लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। अच्छा, तीसरा होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड एक बहुत ही यूनिक मेथड है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए। आर्क मेथड में क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व लीनियर नहीं होता, डिमांड कर्व थोड़ा सा ऐसे घुमावदार होता है। तो इसमें हम 2 पॉइंट्स के बीच में जो आर्क बन रहा है उस पर इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। तो इसका भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, जो स्क्रीन पर आ रहा है, नोट भी कर सकते हो चाहे आप, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 इंटू P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। तो बेसिकली ये है आपका आर्क मेथड से फॉर्मूला। अब इसमें सारी वैल्यूज गिवन होंगी, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी इलास्टिसिटी को निकालने का एक तरीका होता है, और हर मेथड से आंसर अलग भी आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर होता है हमारा एक बहुत ही स्पेशल इम्पॉर्टेंट मेथड, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले या रेवेन्यू मेथड। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे TE। बहुत ही सिंपल मतलब है। TE का मतलब है प्राइस इनटू क्वांटिटी। मान लेते हैं ये एक पेन 10 रुपए का है और मैंने 5 पेन खरीदे, तो आप क्या कहोगे कि सर 5 पेन है, एक पेन 10 रुपए का, तो इसका मतलब टोटल खर्चा 50 रुपए का, 10 इंटू 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब P इंटू Q। अब इसमें 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है, 3 केसेस होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, या वाइस वर्सा, दोनों कम होते हैं, यानी कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इस केस में बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी कि इनइलास्टिक। केस 2, अगर हमारा प्राइस बढ़ता है और टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, या प्राइस कम होता है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस केस को बोलते हैं ED मोर देन 1, यानी कि इलास्टिक। अच्छा, केस 3, अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ही ना हो, यानी कि प्राइस तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, तो इस केस को बोलते हैं ED इज इक्वल टू 1। तो इसमें 3 ही केस होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वेरी सिंपल एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी को निकालने का फॉर्मूला सेम है जो आपको शुरू में बताया था, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन Y। बाकी फॉर्मूला ओपन अप होकर बन जाएगा Q1 माइनस Q0 अपॉन Y1 माइनस Y0 इंटू Y0 अपॉन Q0, यानी कि सेम फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। अच्छा, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी का एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी के अंदर आंसर नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, या 0 आ सकता है। 0 आने को हम कहते हैं एक तरह से कि ये तो इनकम से अफेक्ट ही नहीं होता। आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं ये नॉर्मल गुड है। आंसर अगर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं ये इन्फीरियर गुड है। अच्छा, पॉजिटिव में भी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है जिसका पर आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव में आंसर 0 और 1 के बीच में आता है तो हम कहते हैं नेसेसिटी गुड है, लेकिन अगर 1 से बड़ा आ जाता है तो फिर हम कह देते हैं लग्जरी गुड है। तो ये इसमें स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला सेम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि सेम फॉर्मूला, सेम एप्लीकेशन, लेकिन इसका भी इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरप्रिटेशन का मतलब है अगर आपका आंसर 0 है तो इसका मतलब गुड्स रिलेटेड नहीं है, अगर आंसर नेगेटिव है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, और अगर आंसर पॉजिटिव है तो मतलब सब्स्टिट्यूट गुड है। अच्छा, उसमें भी वैल्यू के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ बता रखी है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव जोन में -1 तक अगर आंसर है तो हम कहेंगे वीक कॉम्प्लीमेंट्स,
पॉजिटिव जोन में 1 तक अगर आंसर है तो हम कहेंगे वीक सब्सटीट्यूट्स या नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट्स। लेकिन अगर आंसर -1 से बहुत ज़्यादा है या पॉजिटिव जोन में 1 से बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे क्लोज सब्सटीट्यूट्स, या नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स। बाकी एक हाइपोथेटिकल केस है कि अगर आंसर इन्फिनिटी आता है तो हम कहेंगे परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। तो ये पूरा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू इसमें आपकी वैल्यू के हिसाब से पूछ सकता है कि बताओ इनका रिश्ता कैसा है। तो 0 मतलब नो रिलेशन, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री, पॉजिटिव सब्सटीट्यूट, 1 तक आ जाए कहीं पर भी तो मतलब वीक, 1 से ज़्यादा आ जाए तो मतलब स्ट्रॉन्ग, और परफेक्टली इन्फिनिटी का मतलब हो गया परफेक्ट सब्सटीट्यूट हाइपोथेटिकल केस। इसके बाद होती है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला सेम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सेम फॉर्मूला है, सेम एप्लीकेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो बच्चों, हमने इसके अंदर अगला टॉपिक जो कवर करा था वो है कि क्या क्या फैक्टर्स इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब मेरी इलास्टिसिटी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बात को निर्धारित करेंगे कि कब हाई है कब लो है। तो वेरी सिंपल पॉइंट्स हैं, सिर्फ मेन पॉइंट्स याद रखना। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मैं सिंपल रटने का तरीका बता दूंगा, आपको याद रहेगा। सब्सटीट्यूट्स अगर ज़्यादा हैं तो आप कहोगे इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा, ख़त्म। टाइप ऑफ गुड, लग्जरी गुड है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, नेसेसिटी गुड है तो इलास्टिसिटी कम, सिंपल ख़त्म। इनकम जैसे अगर ज़्यादा होती है तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, इनकम कम होती है तो इलास्टिसिटी कम रहती है, यानी कि मतलब नेशनल इनकम या ओवरऑल इनकम। टाइम फ्रेम, टाइम अगर ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है तो इलास्टिसिटी भी कम है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कई बार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड होती है जनरली उन्हें बोलते हैं इनइलास्टिक, क्योंकि अगर आप मान लो पेन खरीद रहे हो तो इंक लेनी ही पड़ेगी, या प्रिंटर खरीद रहे हो तो प्रिंटर की कार्ट्रिज खरीदनी ही पड़ेगी। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो चिपके हुए होते हैं, उनकी डिमांड जनरली इनइलास्टिक रहती है। तो ये इस तरह से कुछ फैक्टर्स डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। आई होप आपको पूरा डिमांड और उसकी इलास्टिसिटी की सारी बातें अच्छे से याद आ गई होंगी, और जो भी बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं उन्हें ज़रूर अपने माइंड में रखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और जो जो बातें मैंने बोली थी वो कमेंट कर देना, याद रहेंगी। तो ये पूरा चैप्टर जो है हमारा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट था और हमने इसको अच्छे से अब कंप्लीट कर लिया है। बाकी मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा कि एक और इसी तरह से फ्रूटफुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और सारे चैप्टर का रिवीजन हम इसी तरह अच्छे से कर लें। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।